गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में पीपल का पुराना पेड़ और उसी के पास एक छोटा सा मंदिर। सुबह होते ही मुर्गे की आवाज गूंजती और लोग अपने अपने काम में लग जाते। उसी गांव में रहती थी गौरी, सांवली सी, बड़ी बड़ी आंखें, बातों में मिठास और मन से बहुत साफ। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा था। गौरी रोज सुबह नदी से पानी भरकर लाती, फिर माँ के साथ चूल्हे पर रोटी बनाती। उसके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती। उसी गांव के दूसरे छोर पर रहता था माधव, लंबा, सीधा सादा लड़का, मेहनती और कम बोलने वाला। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो खेतों में मजदूरी करता, कभी बैलगाड़ी चलाता तो कभी लोगों के घर छप्पर ठीक करता। गांव के लोग कहते थे कि माधव जैसा सच्चा लड़का पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। एक दिन सावन का महीना था। आसमान में बादल घिरे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गौरी नदी पर पानी भरने गई थी। उसके पैर फिसले और घड़ा हाथ से छूट गया। तभी पीछे से किसी ने उसे संभाल लिया। वह माधव था। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया। गौरी घबरा गई। उसने जल्दी से अपना आंचल ठीक किया और धन्यवाद कहकर वहां से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद दोनों के मन में कुछ बदल गया था। गौरी जब भी नदी जाती, उसकी नज़र इधर उधर माधव को ढूंढती। माधव भी काम से लौटते वक्त उसी रास्ते से गुजरता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बस मुस्कान, कभी दो शब्द, कभी खेतों की बात तो कभी मौसम की। गांव छोटा था, बातें छिपती नहीं थीं। कुछ औरतों ने दोनों को साथ हंसते देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। गौरी की माँ ने उसे समझाया, बेटी, गांव की जुबान बहुत तेज होती है। गौरी चुप रही, लेकिन उसके मन में माधव की सच्चाई बस चुकी थी। उधर माधव भी जानता था कि उसका घर गरीब है और गौरी के पिता अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे और पैसे वाले घर में करना चाहेंगे। फिर भी वह अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। एक शाम, पीपल के पेड़ के नीचे मेले जैसा माहौल था। सावन का झूला लगा था। बच्चे हंस रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। गौरी अपनी सहेलियों के साथ आई थी। माधव दूर खड़ा उसे देख रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागने लगे। गौरी का पांव कीचड़ में फंस गया। माधव दौड़कर आया और उसे बाहर निकाला। दोनों भीग गए थे। उस बारिश में खड़े खड़े माधव ने पहली बार कहा, गौरी, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। गौरी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं भी। उस दिन से उनका प्यार पक्का हो गया। वे छुप छुप कर मिलते, कभी खेत की मेड़ पर, कभी नदी किनारे, कभी मंदिर के पीछे। उनके सपने बहुत छोटे थे। एक छोटा सा घर, 2 बैल, थोड़ा सा खेत और ढेर सारा प्यार। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन गौरी के पिता के पास शहर से एक रिश्ता आया। लड़का अमीर था, बड़ा घर था और गौरी के पिता खुश हो गए। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। जब ये बात गौरी को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए माधव को बताया। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारे पिता की खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गौरी ने कहा, खुशी तो तुम्हारे साथ है माधव। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। गांव में सगाई की तैयारी होने लगी। घर में हल्दी की खुशबू, औरतों के गीत और सजावट। लेकिन गौरी का मन सूना था। माधव ने खुद को काम में डुबो दिया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि दर्द कम हो। सगाई वाले दिन, जब सब लोग घर में थे, गौरी चुपके से बाहर निकली। वह सीधे नदी किनारे गई। वहां माधव पहले से खड़ा था। शायद उसे अंदाजा था कि गौरी आएगी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गौरी बोली, अगर मैं भाग चलूं तुम्हारे साथ। माधव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं गौरी, भागकर प्यार नहीं जीता जाता। हमें अपने बड़ों की इज्जत रखनी होगी। गौरी ने आंसू पोंछे। उसने अपने गले से एक छोटा सा काला धागा उतारा और माधव के हाथ में रख दिया। बोली, इसे संभाल कर रखना। इसमें मेरा विश्वास है।
माधव ने वह धागा अपने सीने से लगा लिया। सगाई हो गई। ढोल बजे, मिठाई बंटी, लेकिन दो दिल चुपचाप रोते रहे। गांव की हवा बदलने लगी थी। लोगों की बातें और तेज हो गईं। कुछ लोग माधव को ताने मारते तो कुछ गौरी को, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं कहा। उनके प्यार में स्वार्थ नहीं था, बस सच्चाई थी। एक रात जब चांद पूरा था, माधव अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे गौरी की हंसी याद आ रही थी। उधर गौरी भी अपने आंगन में बैठी वही चांद देख रही थी। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच्चा प्यार इतना कमजोर होता है कि समाज के डर से टूट जाए। उसी रात गांव में एक अजीब घटना हुई। पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग डर गए। बुजुर्गों ने कहा, जब सच्चे दिल दुखी होते हैं तब भगवान भी रोते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि गौरी और माधव का प्यार पवित्र है, उसे तोड़ना पाप होगा। लेकिन गौरी के पिता जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी घर में करूंगा जहां उसकी जिंदगी सुरक्षित हो। गौरी ने आखिरी बार पिता से कहा, बाबा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। पिता ने नजरें फेर लीं। माधव ने भी अपनी माँ से कहा, अगर गौरी खुश नहीं होगी तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, प्यार आसान नहीं होता। गांव में शादी की तारीख तय हो गई। दिन नजदीक आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ दोनों का दिल भारी होता जा रहा था। लेकिन उनके बीच भरोसा था। उन्हें लगता था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। सावन की आखिरी रात थी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे। गौरी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और दूर खेतों की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चुपके से घर से निकली और उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहां माधव खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, गौरी, अगर इस जन्म में साथ नहीं मिल पाए तो भगवान से यही मांगूंगा कि अगली बार हमें अलग न करे। गौरी ने उसके सीने से लगकर कहा, मैं हर जन्म में तुम्हें ही चाहूंगी। दोनों देर तक यूं ही खड़े रहे। हवा गवाह थी, चांद गवाह था, और वह पीपल का पेड़ भी। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी राह में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन उस रात उन्होंने अपने प्यार को भगवान के हवाले कर दिया। गांव सो रहा था, पर दो दिल जाग रहे थे, अपने प्यार को थामे, उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए। सावन की वह रात जैसे उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। अगले दिन से गांव में शादी की तैयारियां और तेज हो गईं। गौरी के घर आंगन में औरतें सुबह से ही गीत गाने लगतीं। हल्दी पीसी जाती, महावर तैयार होता और नई साड़ियां संदूक से निकालकर धूप में फैलाई जातीं। गौरी सब देखती, लेकिन जैसे उसके कानों तक आवाज ठीक से पहुंचती ही नहीं थी। उसकी आंखें सूजी रहती, पर वो रोती भी चुपचाप थी। माँ पूछती तो वह बस कह देती, कुछ नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आई। उधर माधव भी दिन भर खेत में काम करता, पर हाथ रुक जाते। वो हल चलाते चलाते दूर पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगता। उसे लगता जैसे हर हवा का झोंका गौरी का नाम लेकर आता है। गांव के कुछ लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कोई कहता, लड़की को अपनी औकात में रहना चाहिए, तो कोई धीरे से बोल देता, सच्चा प्यार गरीब अमीर नहीं देखता। यह बातें आग की तरह फैल रही थीं। एक दिन गौरी की सहेली राधा उससे मिलने आई। उसने दरवाजा बंद करके पूछा, तू सच बता, तू खुश है? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर दिल की सुनूं तो मैं कहीं और की हूँ। राधा समझ गई। उसने कहा, फिर अपने दिल की क्यों नहीं सुनती? गौरी चुप रही। उसे पिता का झुका हुआ सिर याद था, माँ की चिंता याद थी। वो अपने प्यार और अपने घर के बीच फंस गई थी। उसी शाम माधव की माँ ने उसे पास बुलाया। वह जानती थी कि बेटे के दिल में क्या चल रहा है। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो मैं गौरी के घर बात कराऊं। माधव ने माँ के पांव छू लिए और बोला, नहीं अम्मा, मैं किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर किस्मत में होगा तो वो खुद मेरे पास आएगी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में जिद नहीं, बस सच्चाई थी।
शादी से 5 दिन पहले गांव में एक बड़ी आंधी आई। पेड़ गिर गए, कई घरों की छत उड़ गई। गौरी के घर की पिछली दीवार भी टूट गई। लोग मदद के लिए दौड़े। माधव भी सबसे आगे था। उसने बिना कुछ सोचे गौरी के घर की टूटी दीवार उठाकर खड़ी की, छप्पर ठीक किया और चुपचाप चला गया। गौरी खिड़की से सब देख रही थी। उसका दिल और भारी हो गया। उसने सोचा, जो लड़का बिना कहे मेरी रक्षा करता है, क्या वही मेरा नहीं हो सकता? लेकिन बात सिर्फ दिल की नहीं थी, समाज की भी थी। अगले दिन गौरी के होने वाले ससुराल से लोग आए। बड़े ठाठ से आए थे। चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज और बातें भी बड़ी बड़ी। गौरी के पिता गर्व से सबको घर दिखा रहे थे। उन्होंने गौरी को बुलाया। गौरी आई तो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ससुराल की औरतों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने कहा, रंग तो थोड़ा सांवला है। किसी ने कहा, काम करना आता है ना? गौरी ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। उसका दिल कांप रहा था। उसे पहली बार लगा कि वह किसी चीज की तरह देखी जा रही है। उसी समय माधव दूर खड़ा सब देख रहा था। वह कुछ कर नहीं सकता था, बस मुट्ठी भींचे खड़ा था। रात को गौरी बहुत रोई। उसने भगवान से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो कोई राह दिखाओ। अगले दिन मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। गांव के बुजुर्ग भी आए। पंडित जी ने कहा, जो भी मन में हो भगवान से कहो। गौरी ने आंखें बंद की। उसे माधव का चेहरा दिखा। उधर माधव भी उसी समय मंदिर के पीछे खड़ा था। उसने भी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, भगवान, अगर उसे मुझसे दूर करना है तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं सह सकूं। पूजा के बाद गांव में अजीब सी शांति छा गई, जैसे सब किसी अनजाने डर में हों। शादी में अब 3 दिन बचे थे। घर में मेहंदी लगी। गौरी के हाथों में सुंदर बैले बनी। बीच में उसका नाम लिखा गया। सहेलियां हंस रही थीं, पर गौरी की मुस्कान अधूरी थी। मेहंदी की गहरी रंगत देखकर सब बोले, देखो कितना प्यार मिलेगा। गौरी ने मन में सोचा, मेरा प्यार तो पहले से है। उसी रात माधव ने वह काला धागा निकाला जो गौरी ने दिया था। उसने उसे माथे से लगाया। उसकी आंखें भर आईं। वह पीपल के पेड़ के नीचे गया और धीरे से बोला, अगर उसे खुश देखना ही मेरे प्यार की सच्चाई है तो मैं उसे दूर से ही देख लूंगा। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। तीसरे दिन सुबह सुबह खबर आई कि गौरी की ससुराल से बारात एक दिन पहले ही निकल रही है। घर में हलचल मच गई। सब तैयारियों में लग गए। गौरी को जब पता चला तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे समय उसके हाथ से फिसल रहा है। उसने आखिरी बार राधा से कहा, अगर मैं आज उससे न मिली तो शायद कभी नहीं मिल पाऊंगी। शाम ढल रही थी। आसमान में लालिमा थी। गौरी चुपके से घर से निकली। उसके कदम तेज थे, सांसें तेज थीं। वह सीधा नदी किनारे पहुंची। माधव वहीं था। शायद उसे अंदाजा था। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर गौरी बोली, बारात कल आ रही है। माधव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, तो कल से तू किसी और की हो जाएगी। गौरी रो पड़ी। उसने कहा, दिल तो आज भी तुम्हारा है। माधव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। बोला, दिल का क्या है, उसे कोई छीन नहीं सकता। दोनों ने हाथ थामे रखे। हवा चल रही थी, नदी बह रही थी और सूरज डूब रहा था। वो पल जैसे रुक जाना चाहता था। गौरी ने कहा, अगर मैं आज भाग चलूं तो? माधव ने गहरी सांस ली। उसके मन में तूफान था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ इज्जत। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छीनकर नहीं पाना चाहता। अगर तू आएगी तो अपने घर से आना, सिर उठाकर। गौरी समझ गई, यही उसका माधव था, सीधा, सच्चा और मजबूत। दोनों देर तक बैठे रहे। फिर गौरी उठी। उसने आखिरी बार उसे देखा और बोली, जो भी हो, तुम मुझे भूलना मत। माधव ने कहा, तुम मेरी याद नहीं, मेरी सांस हो। गौरी चली गई। उसके कदम भारी थे। माधव वहीं बैठा रहा, जब तक अंधेरा पूरी तरह न छा गया। गांव में उस रात किसी को नींद नहीं आई। कहीं ढोल की तैयारी थी, कहीं आंसू छुपाए जा रहे थे। आसमान में बादल फिर से घिरने लगे थे, जैसे प्रकृति भी कुछ कहना चाहती हो।
सुबह क्या लेकर आएगी यह कोई नहीं जानता था, पर इतना तय था कि दो दिलों की परीक्षा अब और कठिन होने वाली थी। सुबह का सूरज जैसे आज थोड़ा धीमे निकला था। गांव में हलचल थी, पर हवा में खुशी से ज्यादा बेचैनी थी। गौरी के घर के बाहर रंगोली बनाई गई थी। दरवाजे पर आम के पत्तों की तोरण लटक रही थी। आंगन में चूल्हा जल रहा था और औरतें जल्दी जल्दी काम निपटा रही थीं। लेकिन गौरी अपने कमरे में चुप बैठी थी। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू अब खत्म हो चुके हों। माँ ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, आज तेरी विदाई है। हिम्मत रख। गौरी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके अंदर जैसे सब टूट चुका था। उधर माधव सुबह से ही घर से बाहर था। वह गांव के बाहर वाले खेत में बैठा था। हाथ में वही काला धागा था। वो उसे बार बार देखता और आंखें बंद कर लेता। उसे पता था कि आज सब बदल जाएगा। दोपहर तक खबर आ गई कि बारात गांव की सीमा पर पहुंच चुकी है। ढोल की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। बच्चे दौड़कर देखने लगे। लोग सज धज कर बाहर खड़े हो गए। बारात बड़े ठाठ से आई। घोड़े पर दूल्हा बैठा था, सिर पर सेहरा और पीछे नाचते गाते लोग। गौरी के पिता गर्व से सबका स्वागत कर रहे थे। मिठाई बांटी जा रही थी, पर कई आंखें चुपचाप माधव को ढूंढ रही थीं। वो कहीं दिख नहीं रहा था। गौरी को जब मंडप में लाया गया तो उसके कदम कांप रहे थे। उसने एक बार भी सिर उठाकर दूल्हे को नहीं देखा। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि जलाई गई। सबकी निगाहें उसी पर थीं। तभी अचानक तेज हवा चली। आसमान में बादल घिर आए। पत्ते उड़ने लगे। मंडप का एक कोना हिल गया। लोग घबरा गए। पंडित ने कहा, जल्दी फेरे पूरे करो। उसी समय भीड़ में हलचल हुई। माधव वहां आ गया था। वह दूर खड़ा था, बस एक बार गौरी को देखने के लिए। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर शांति थी। गौरी ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल जोर से धड़का। पल भर के लिए सब आवाजें थम गईं। उसने मन ही मन कहा, भगवान, अगर यही मेरी राह है तो मुझे ताकत दो। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, दूसरा, तीसरा, हर कदम जैसे पत्थर सा भारी था। माधव ने आंखें बंद कर लीं। हवा और तेज हो गई। तभी बिजली कड़की और जोर की बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मंडप का छप्पर आधा गिर गया। अफरा तफरी मच गई। गौरी का पांव फिसला और वह गिर पड़ी। माधव दौड़कर आगे बढ़ा। उसने उसे उठाया। कुछ पल के लिए दोनों बारिश में भीगते खड़े रहे। सब लोग उन्हें देख रहे थे। गौरी के पिता गुस्से से चिल्लाए, दूर हट जा। माधव ने धीरे से गौरी का हाथ छोड़ा, पर उसकी आंखों में सवाल था। दूल्हे के परिवार वाले नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या तमाशा है। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। बारिश थोड़ी थमी। मंडप फिर से ठीक किया गया। पंडित ने कहा, अब और देर मत करो। गौरी को फिर बैठाया गया। उसके कपड़े भीग चुके थे। वह कांप रही थी। फेरे पूरे हुए। मांग में सिंदूर भरा गया। सबने ताली बजाई, पर आवाज में खुशी नहीं थी। माधव धीरे धीरे पीछे हट गया। उसका दिल जैसे खाली हो चुका था। विदाई का समय आया। गौरी अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ी। पिता की आंखें भी भर आई, पर उन्होंने आंसू पोंछ लिए। गौरी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। माधव दूर खड़ा था, भीगा हुआ, चुप। उनकी आंखें मिली। उस एक नजर में हजार बातें थीं। बैलगाड़ी चल पड़ी। ढोल की आवाज फिर गूंजने लगी, पर इस बार वह आवाज दिल चीर रही थी। माधव वहीं खड़ा रहा, जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बारिश फिर शुरू हो गई। लोग अपने अपने घर लौट गए। गांव की गलियां खाली हो गईं। माधव धीरे धीरे नदी की तरफ चला गया। उसने काला धागा कसकर पकड़ा और पानी के किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने उसे छीनने की कोशिश नहीं की। अब तू देख, उसके साथ न्याय करना। उधर गौरी बैलगाड़ी में बैठी थी। उसके पास उसका पति बैठा था, पर वह दूर आसमान देख रही थी। उसका दिल पीछे छूट गया था। रास्ते में नदी आई, वही नदी जहां उसने पहली बार माधव को देखा था। उसने आंचल से आंखें पोंछी और मन ही मन कहा,
मैंने हार नहीं मानी, बस रास्ता बदल गया। ससुराल का घर बड़ा था, ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, लोग खड़े थे स्वागत के लिए। गौरी ने दहलीज पर पैर रखा, पर उसे लगा जैसे उसके कदम किसी और की जमीन पर पड़ रहे हैं। रात को जब सब सो गए, वह अकेले आंगन में आई। चांद निकला था, उसने आसमान की तरफ देखा। शायद उसी समय माधव भी अपने घर की छत पर वही चांद देख रहा था। दोनों के बीच अब दूरी थी, पर यादें जिंदा थीं। गांव में लोग धीरे धीरे इस शादी की बातें भूलने लगे, पर पीपल का पेड़, नदी और वह मंदिर सब गवाह थे उस प्यार के जो बारिश में भीगा था। किसी को नहीं पता था कि यह कहानी यहीं शांत हो जाएगी या फिर कोई नया मोड़ लेगी। पर एक बात साफ थी, दो दिलों ने आज अपने अपने हिस्से का दर्द चुपचाप स्वीकार कर लिया था। और ये दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था, बस शुरू हुआ था। गौरी की नई जिंदगी की पहली सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ीं, पर उसके मन में कोई उजाला नहीं था। ससुराल का घर बड़ा था, लोग भी ज्यादा थे। सास सख्त स्वभाव की थी और घर की औरतें हर काम पर नजर रखती थीं। गौरी जल्दी उठी, सिर पर पल्लू रखा और रसोई में चली गई। उसने सोचा, अगर दिल दुखी है तो भी हाथ तो काम कर सकते हैं। उसने चूल्हा जलाया, चाय बनाई और सबको दी। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, बस आदेश देते रहे। उसका पति, जिसका नाम शेखर था, कम बोलने वाला आदमी था। उसने गौरी की तरफ एक बार देखा, पर उस नज़र में अपनापन कम और दूरी ज्यादा थी। दिन बीतते गए, गौरी काम में लगी रहती, पर उसका मन बार बार गांव की तरफ चला जाता। उसे नदी की आवाज याद आती, पीपल का पेड़ याद आता और सबसे ज्यादा माधव की आंखें याद आती। वो हर रात छत पर जाकर आसमान देखती। उसे लगता था कि शायद उसी समय माधव भी आसमान देख रहा होगा। उधर माधव की जिंदगी भी आसान नहीं थी। गौरी की विदाई के बाद उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। वह सुबह से शाम तक खेत में रहता। गांव वाले अब भी बातें करते, पर उसने सुनना बंद कर दिया था। उसकी माँ उसे देखती और समझती कि बेटे के दिल में आग जल रही है। एक दिन उसने कहा, बेटा, तू भी शादी कर ले। माधव ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा, कुछ रिश्ते मन में बस जाते हैं, फिर जगह नहीं बचती। उसकी माँ चुप हो गई। इधर गौरी की ससुराल में हालात धीरे धीरे बदलने लगे। शेखर के घर वाले उसे अक्सर ताने देते, दहेज कम आया, लड़की काम में धीमी है, रंग भी साफ नहीं। गौरी सब सुनती और चुप रहती। उसे अपने पिता की इज्जत बचानी थी। वह रोती भी थी तो अकेले में। एक दिन सास ने गुस्से में आकर कहा, अपने मायके वालों से कहो और पैसे भेजें। गौरी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पिता गरीब हैं, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। शेखर ने भी गुस्से में उसे डांटा। पहली बार गौरी को लगा कि वह सच में अकेली है। उसी रात उसने चुपके से अपने पुराने संदूक से वह छोटी सी पोटली निकाली जिसमें कुछ यादें रखी थीं। उसमें एक सूखा फूल था जो कभी माधव ने उसे दिया था। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उधर गांव में भी खबरें आने लगी थीं कि गौरी की ससुराल में सब ठीक नहीं है। राधा ने एक दिन माधव को बताया, गौरी खुश नहीं है। ये सुनकर माधव का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, तूने खुद देखा? राधा ने सिर हिलाया, नहीं, पर खबर सही लगती है। उस रात माधव सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसका दिल उसे पुकार रहा है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि गौरी बीमार पड़ गई है। ज्यादा काम और चिंता ने उसे कमजोर कर दिया था। ससुराल वालों ने इलाज में भी देर की। आखिर किसी ने उसके मायके खबर भेजी। गौरी के पिता दौड़े दौड़े आए। उन्होंने बेटी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। गौरी बहुत कमजोर लग रही थी। उसने पिता का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ बाबा। पिता उसे वापस घर ले जाना चाहते थे, पर ससुराल वाले राजी नहीं हुए। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। माधव ने जब ये सुना तो उसका सब्र टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, अगर वो सच में दुखी है तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? माँ ने कहा, बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। माधव ने पूरी रात सोचकर बिताई।
उसके मन में एक ही बात थी, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का भी होता है। अगले दिन वह शहर की ओर चल पड़ा, जहां गौरी की ससुराल थी। उसने तय कर लिया था कि वह कम से कम एक बार उससे मिलकर सच जान लेगा। उधर गौरी खिड़की के पास बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पर आंखों में अब भी वही गहराई थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसके लिए रास्ता तय कर चुका है। शहर की भीड़ में माधव का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कभी शहर की गलियां नहीं देखी थीं, पर हर कदम उसे उसी घर की तरफ ले जा रहा था जहां गौरी थी। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, पर इतना जरूर था कि उसके दिल ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। गांव की मिट्टी से निकला एक सादा सा लड़का अब अपने प्यार की सच्चाई जानने के लिए दीवारों और रस्मों के पार जाने को तैयार था। आसमान में बादल फिर से घिर रहे थे, जैसे कोई नई परीक्षा आने वाली हो। शहर की गलियां माधव के लिए नई थीं। चारों तरफ शोर, भीड़ और ऊंची ऊंची इमारतें। उसे अपना गांव याद आया, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी। यहाँ सब कुछ अलग था। उसने लोगों से पूछते पूछते आखिर वह रास्ता ढूंढ लिया जहां गौरी का ससुराल था। उसके कदम भारी थे, पर दिल में एक ही बात थी, बस एक बार उसे देख लूं, उसकी आंखों से सच पढ़ लूं। घर के बाहर बड़ा दरवाजा था। माधव कुछ पल खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, पर दरवाजे पर खड़े नौकर ने रोक दिया। किससे मिलना है? उसने पूछा। माधव ने धीरे से कहा, गौरी से। क्या दो गांव से कोई आया है? नौकर ने शक की नजर से देखा और अंदर चला गया। कुछ देर बाद गौरी की सास बाहर आई। उसकी आंखों में घमंड था। कौन हो तुम? उसने सख्त आवाज में पूछा। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मैं उसके गांव का हूँ, हालचाल पूछने आया था। सास ने तिरस्कार से कहा, अब यहाँ उसका नया घर है, उसे किसी पुराने रिश्ते की जरूरत नहीं। ये सुनकर माधव का दिल चुभ गया। तभी अंदर से खांसी की आवाज आई। वो गौरी की थी। माधव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसी समय गौरी धीरे धीरे दरवाजे तक आई। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसे देखकर माधव का गला भर आया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए समय रुक गया। गौरी ने बस इतना कहा, तुम यहाँ क्यों आए? आवाज में कमजोरी थी, पर चिंता भी थी। माधव ने कहा, तुम ठीक हो ना? गौरी ने हल्की मुस्कान दी, अब ठीक हूँ। सास ने बीच में टोक दिया, बहुत हुआ, अंदर चल। गौरी ने जाने से पहले एक बार फिर माधव की तरफ देखा। उस नज़र में दर्द भी था और शुक्रिया भी। माधव समझ गया कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। वह चुपचाप लौट गया। रास्ते भर उसके कानों में वही खांसी गूंजती रही। उसे साफ दिख गया था कि गौरी खुश नहीं है। गांव लौटते समय उसके मन में तूफान था। क्या वह कुछ कर सकता है? क्या उसे हक है? पर फिर उसे याद आया, उसने खुद कहा था कि वो उसे छीनकर नहीं पाएगा। उसने तय किया कि वो उसकी जिंदगी में परेशानी नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसे मदद की जरूरत होगी तो वह पीछे नहीं हटेगा। उधर गौरी उस मुलाकात के बाद और बेचैन हो गई। उसे अच्छा भी लगा कि माधव उसे भूल नहीं पाया, पर डर भी लगा कि कहीं ये बात घर वालों को और नाराज न कर दे। शेखर ने उस दिन पहली बार उससे सख्ती से पूछा, वो लड़का कौन था? गौरी ने सच छुपाया नहीं। उसने कहा, गांव का है, हाल पूछने आया था। शेखर ने गुस्से में कहा, अब तुम्हारा कोई गांव नहीं, सिर्फ ये घर है। उसके शब्द तीर की तरह लगे। रात को गौरी देर तक जागती रही। उसने सोचा, क्या सच में मेरा कोई गांव नहीं रहा? उसकी आंखों के सामने अपने खेत, अपनी माँ और माधव की मुस्कान घूम गई। दिन बीतते गए। गौरी की तबीयत थोड़ी संभली, पर मन का दर्द बढ़ता गया। घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता। सास ताने देती, शेखर चुप रहता या कभी कभी गुस्सा कर देता। गौरी हर अपमान सहती रही। उसे लगता था कि शायद यही उसका भाग्य है। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। सास ने फिर दहेज की बात छेड़ी। गौरी ने साफ कहा, मैं अपने पिता से कुछ नहीं मांगूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि शेखर ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। गौरी गिर पड़ी। उसके माथे से खून बह निकला।
ये पहली बार था जब उसके साथ हाथ उठाया गया था। वह जमीन पर बैठी रही, आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं निकली। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि वह अपने मायके जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन उसने पिता को चिट्ठी लिखी। उसमें सिर्फ इतना लिखा, बाबा, अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप मुझे अपनाएंगे? उधर गांव में माधव बेचैन था। उसे हर दिन लगता कि कुछ होने वाला है। वो मंदिर गया और चुपचाप बैठ गया। उसने भगवान से कहा, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि गौरी अपने मायके लौट आई है। ये सुनकर माधव का दिल धड़क उठा। गांव में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, लड़की जिद्दी है। कोई कहता, उसके साथ गलत हुआ है। गौरी अपने घर पहुंची तो माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, ये घर हमेशा तेरा है। गौरी ने पहली बार सुकून की सांस ली, पर उसे पता था कि समाज चुप नहीं बैठेगा। उसी शाम माधव ने दूर से उसे देखा। वह आंगन में बैठी थी, चेहरा अब भी फीका था, पर आंखों में थोड़ा उजाला लौट आया था। दोनों की नजरें फिर मिली। इस बार उनमें सवाल कम और समझ ज्यादा थी। लेकिन गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग बातें बना रहे थे। आने वाले दिनों में ये प्यार फिर परीक्षा में पड़ेगा, ये दोनों जानते थे। फिर भी उस पल में एक सच्चाई थी, वे दोनों अब फिर एक ही आसमान के नीचे थे। गौरी के मायके लौटने के बाद गांव की हवा बदल गई। पहले जो लोग चुप थे, अब खुलकर बातें करने लगे। कोई दरवाजे के बाहर खड़े होकर कानाफूसी करता, कोई रास्ते में मिलकर ताना मार देता। गौरी जब कुएं पर पानी भरने जाती तो कुछ औरतें उसे देखकर धीरे से हंस देतीं। उसे दुख होता, पर अब उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। कम से कम वह अपने घर में थी, जहां माँ का आंचल था और पिता की छाया। उसके पिता ने साफ कह दिया था, मेरी बेटी ने अगर दुख सहा है तो अब उसे कोई मजबूर नहीं करेगा। लेकिन समाज इतनी आसानी से चुप नहीं होता। उधर शेखर के घर से भी लोग आए। उन्होंने कहा, लड़की को वापस भेजो, नहीं तो बदनामी होगी। गौरी के पिता ने सख्ती से जवाब दिया, बदनामी से बड़ी मेरी बेटी की जान है। ये सुनकर गांव में हलचल और बढ़ गई। उसी शाम माधव खेत से लौट रहा था जब उसने देखा गौरी अकेली नदी किनारे बैठी है। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की थी। वो कुछ पल दूर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। गौरी ने उसकी आहट पहचान ली। उसने मुड़कर देखा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर माधव ने धीरे से पूछा, अब कैसी हो? गौरी ने हल्की मुस्कान दी, शरीर ठीक है, मन अभी भी सीख रहा है। माधव ने कहा, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए अगर वहां दुख है। गौरी ने गहरी सांस ली, मैं भी यही चाहती हूँ, पर समाज, रिश्तेदार, सबकी बातें। माधव ने मिट्टी उठाकर हाथ में मसलते हुए कहा, मिट्टी को जितना भी दबाओ, वो फिर भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ती। इंसान को भी अपने सच पर टिके रहना चाहिए। गौरी उसकी बात सुनती रही। उसके शब्द सरल थे, पर दिल को छूते थे। उसी समय गांव के दो आदमी उधर से गुजरे। उन्होंने दोनों को साथ बैठा देखा। अगले ही दिन बात पूरे गांव में फैल गई। पंचायत बुलाने की बात होने लगी। गौरी के पिता चिंतित हो गए। उन्होंने बेटी से पूछा, तू सच बता, क्या तेरे मन में अब भी वही है? गौरी ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, बाबा, मन को झूठ बोलना नहीं आता। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तू उसके साथ खुश रह सकती है, तो मैं तेरे साथ हूँ। पर रास्ता आसान नहीं होगा। ये सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। उधर माधव को भी पंचायत में बुलावा आ गया। वह जानता था कि अब बात खुलेगी। पंचायत वाले दिन गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। बुजुर्ग, औरतें, जवान, सब। बीच में गौरी और माधव खड़े थे। सवाल पूछे गए, क्या तुम दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते हो? कुछ पल की चुप्पी रही। फिर माधव ने साफ आवाज में कहा, हाँ। गौरी ने भी सिर उठाकर कहा, हाँ। ये सुनते ही चौपाल में शोर मच गया। कोई बोला, लड़की शादीशुदा है। कोई बोला, उसके साथ अन्याय हुआ है। पंचायत के मुखिया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने गौरी से पूछा,
क्या तू उस घर में वापस जाना चाहती है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर वहां इज्जत नहीं है तो घर कैसा? उसके शब्द सीधे थे, पर उनमें दर्द साफ था। लंबे समय तक चर्चा चली। आखिर फैसला हुआ कि अगर शेखर उसे सम्मान से नहीं रख सकता, तो गौरी को मजबूर नहीं किया जाएगा। पर तलाक और बाकी रस्में आसान नहीं थीं। समय लगेगा, लड़ाई भी होगी। पंचायत खत्म हुई, लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस दिन के बाद गांव की नजरें और भी तेज हो गईं। माधव और गौरी जानते थे कि अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। उस शाम दोनों फिर पीपल के पेड़ के नीचे मिले। हवा शांत थी। गौरी ने कहा, क्या सच में हमारे लिए कोई राह है? माधव ने उसकी तरफ देखा, राह खुद बनानी पड़ती है। आसान नहीं होगी, पर अगर तू साथ है तो मैं डरूंगा नहीं। गौरी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द था, पर उम्मीद भी थी। लेकिन दूर कहीं बादल फिर घिर रहे थे। शेखर और उसका परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। आने वाले दिन फिर नई परीक्षा लेकर आने वाले थे। पर इस बार गौरी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका परिवार था और उसका सच्चा प्यार भी। पंचायत के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा तो था, पर अंदर ही अंदर हलचल भी थी। लोग सामने कुछ नहीं कहते, पर पीठ पीछे बातें करते। कोई कहता, अब देखो क्या होता है। कोई कहता, इतनी बड़ी बात है, ऐसे कैसे खत्म होगी। गौरी अपने घर के आंगन में बैठी चूल्हा सुलगा रही थी। माँ उसके पास थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, डर तो नहीं लग रहा? गौरी ने सिर हिलाया, डर तो है अम्मा, पर अब भागना नहीं है। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा ठहराव था, जैसे दर्द ने उसे कमजोर नहीं, मजबूत बना दिया हो। उधर माधव भी बदल गया था। पहले वह चुप रहता था, अब सीधा खड़ा होने लगा था। उसने खेत के काम के साथ साथ शहर के वकील से भी बात की। उसे समझ आ गया था कि अगर गौरी को आज़ाद करना है, तो कानून का रास्ता भी अपनाना होगा। ये बात गांव में और फैल गई। कुछ लोग उसके हौसले की तारीफ करते, तो कुछ उसे उकसाने वाला कहते। एक शाम अचानक शेखर अपने 2 रिश्तेदारों के साथ गांव आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। वह सीधे गौरी के घर पहुंचा। आंगन में खड़ा होकर जोर से बोला, गौरी, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। गौरी के पिता बाहर आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या बात है? शेखर बोला, मेरी पत्नी को भड़का रहे हो, उसे तुरंत मेरे साथ भेजो। गौरी अंदर से सब सुन रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर वह कांपी नहीं। वह धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें सीधी थीं। शेखर ने उसे देखकर कहा, चलो, बहुत नाटक हो गया। गौरी ने साफ आवाज में कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरी इज्जत नहीं। ये सुनकर भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। शेखर तिलमिला उठा। उसने कहा, तो क्या उस लड़के के साथ रहोगी? ये सुनकर माहौल भारी हो गया। तभी माधव भी वहां आ पहुंचा। उसने आगे बढ़कर कहा, नाम लेकर बात करो, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज में डर नहीं था। शेखर ने उसे घूरा, तुमने ही इसे भड़काया है। माधव ने शांत स्वर में कहा, अगर सच्चाई को भड़काना कहते हो तो हाँ, मैंने उसे खुद की इज्जत समझने को कहा है। दोनों आमने सामने खड़े थे। गांव वाले सांस रोके देख रहे थे। शेखर ने धमकी दी, मैं अदालत जाऊंगा, बदनाम कर दूंगा। गौरी के पिता ने जवाब दिया, जो सही है वही होगा। बात बढ़ती देख कुछ बुजुर्ग बीच में आए। उन्होंने कहा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। शेखर गुस्से में चला गया, पर जाते जाते बोला, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। उसके शब्द हवा में तैरते रह गए। उस रात गांव में कोई जल्दी नहीं सोया। हर घर में यही चर्चा थी। गौरी छत पर बैठी थी। चांद आधा था। माधव दूर अपने घर की छत पर था। दोनों एक ही आसमान देख रहे थे। गौरी ने धीरे से कहा, रास्ता और कठिन हो गया। माधव ने जैसे हवा में जवाब दिया, कठिन रास्ते ही सच्ची मंजिल तक ले जाते हैं। अगले दिन खबर आई कि शेखर ने सच में केस डाल दिया है। अब मामला शहर की अदालत में जाएगा। ये सुनकर गौरी की मां रो पड़ी।
पर गौरी ने उनका हाथ पकड़ा। अम्मा, अगर सच हमारे साथ है तो डर किस बात का। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें नया साहस था। माधव ने तय किया कि वह हर सुनवाई में साथ रहेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। गांव की मिट्टी अब इस कहानी की गवाह बन चुकी थी। पीपल का पेड़, नदी और चौपाल सब जैसे चुपचाप देख रहे थे कि दो दिल अपने हक के लिए खड़े हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शेखर की आंखों में जो गुस्सा था वह आसान नहीं था। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और गहरी होगी, पर इस बार गौरी की आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। और माधव के कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। अदालत की पहली तारीख नजदीक आ गई थी। गांव से शहर की दूरी अब सिर्फ रास्ते की नहीं, किस्मत की लगने लगी थी। उस सुबह गौरी ने हल्के रंग की साड़ी पहनी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सच बोलना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। पिता ने चुपचाप उसके हाथ में थोड़ा पानी दिया, जैसे आशीर्वाद हो। माधव भी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरों से हिम्मत दी। बैलगाड़ी से बस अड्डे तक और फिर बस से शहर, सफर लंबा था। रास्ते भर गौरी खिड़की से बाहर देखती रही। खेत, पेड़, कच्चे घर पीछे छूटते गए। उसके मन में डर भी था, पर एक सुकून भी कि आज वह अपने सच के साथ खड़ी होगी। शहर की अदालत बड़ी थी। भीड़, कागज, वकील, आवाजें, सब कुछ नया। शेखर पहले से वहां मौजूद था। उसके साथ उसके घर वाले भी थे। उसने गौरी को देखा, पर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं, बल्कि जिद थी। सुनवाई शुरू हुई। जज ने दोनों की बात सुनी। शेखर के वकील ने कहा कि गौरी घर छोड़कर बिना वजह चली गई। गौरी से पूछा गया, क्या तुम अपने पति के घर वापस जाना चाहती हो? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। गौरी ने गहरी सांस ली और साफ आवाज में कहा, जहां इज्जत नहीं, वहां घर नहीं होता। मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें सच्चाई की ताकत थी। जज ने अगली तारीख दे दी। फैसला अभी दूर था, पर एक कदम उठ चुका था। अदालत से बाहर निकलते समय कुछ लोग फुसफुसाए, कुछ ने तिरछी नजर से देखा। पर गौरी ने पहली बार सिर झुकाया नहीं। बाहर सीढ़ियों पर माधव खड़ा था। उसने पूछा, डर लगा? गौरी ने हल्की मुस्कान दी, थोड़ा, पर अब मन हल्का है। उसी समय शेखर पास से गुजरा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों को चैन से नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर माधव का खून खौल उठा, पर उसने खुद को संभाला। उसने सिर्फ इतना कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, बस अपना हक मांगा है। गांव लौटते लौटते शाम हो गई। पूरे रास्ते खामोशी रही, पर वह भारी नहीं थी, जैसे एक लंबी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी हो। गांव पहुंचते ही फिर बातें शुरू हो गईं। कोई कहता, लड़की में हिम्मत है। कोई कहता, ये सब अच्छा नहीं होगा। उसी रात पीपल के पेड़ के नीचे गौरी और माधव फिर मिले। हवा में हल्की ठंडक थी। गौरी ने कहा, अगर फैसला हमारे खिलाफ गया तो? माधव ने धीरे से कहा, तो भी हम सच नहीं छोड़ेंगे। उसके शब्दों में भरोसा था। अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। दो अनजान लोग गांव में दाखिल हुए। वे सीधे चौपाल की तरफ गए। अगले दिन पता चला कि शेखर ने कुछ दबंग लोगों से बात की है। वह पंचायत पर दबाव डालना चाहता है ताकि गांव वाले गौरी के परिवार को अकेला कर दें। ये खबर सुनकर गांव में डर फैल गया। कुछ लोग जो पहले साथ थे, अब पीछे हटने लगे। गौरी के पिता को बाजार में ताने सुनने पड़े। मां को मंदिर में नजरें झुकानी पड़ी। हालात फिर से कठिन होने लगे। उस शाम गौरी ने पिता से कहा, अगर मेरी वजह से आपको दुख हो रहा है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। पिता ने सख्ती से कहा, तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोझ नहीं होती। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उधर माधव ने भी तय कर लिया कि वो डरने वालों में से नहीं है। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर साफ कहा, किसी की बेटी को डराकर चुप नहीं कराया जाएगा। धीरे धीरे कुछ लोग फिर हिम्मत दिखाने लगे, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। शेखर की जिद और अहंकार अब साफ दिख रहा था। वह हार मानने वाला नहीं था। रात को आसमान में बादल फिर घिर आए। बिजली चमकी, जैसे आने वाले दिनों की आहट हो।
गौरी छत पर खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर यह रास्ता तूने चुना है तो हमें ताकत भी दे। नीचे आंगन में माधव खड़ा था। उसने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक लड़ाई भी थी। और ये लड़ाई अब सिर्फ दो दिलों की नहीं, इज्जत और हक की बन चुकी थी। अगली तारीख से पहले ही गांव में डर का साया और गहरा हो गया। जिन दो अनजान लोगों को उस दिन चौपाल पर देखा गया था, वे अब अक्सर इधर उधर घूमते नजर आते। कभी हाट में खड़े रहते, कभी नदी किनारे बैठे रहते। लोग कहते, ये शहर से आए हैं, शेखर के आदमी हैं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, पर सब समझ रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा है। गौरी के पिता जब खेत की ओर जाते तो पीछे पीछे फुसफुसाहट चलती। माँ बाजार जाती तो कुछ औरतें रास्ता बदल लेती, जैसे किसी ने पूरे घर को अलग कर दिया हो। मगर घर के अंदर माहौल अलग था। वहाँ डर के साथ साथ जिद भी थी। गौरी सुबह जल्दी उठती, आंगन बुहारती, माँ का हाथ बटाती और फिर कुछ देर चुप बैठकर सोचती रहती। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में ये लड़ाई जीत पाएगी? क्या समाज कभी उसे माफ करेगा? पर जब भी उसका मन डगमगाता, उसे पिता के शब्द याद आते, बेटी बोझ नहीं होती। और उसे लगता, वह अकेली नहीं है। उधर माधव ने भी ठान लिया था कि वह हर हाल में साथ देगा। उसने गांव के स्कूल के मास्टर जी से बात की। मास्टर जी पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्होंने कहा, डर फैलाना आसान है, पर सच को दबाना मुश्किल। अगर लड़की ने दुख सहा है तो उसे हक है नई जिंदगी चुनने का। मास्टर जी की बात धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंची। गांव में दो तरफ की बातें होने लगीं। कुछ लोग अब खुलकर गौरी के पक्ष में बोलने लगे, पर खतरा अभी भी टला नहीं था। एक शाम जब गौरी अकेली नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तभी रास्ते में वही दो अनजान आदमी मिल गए। उन्होंने रास्ता रोक लिया। एक ने हंसकर कहा, बहुत हिम्मत है तुम में। गौरी का दिल जोर से धड़का, पर उसने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने सीधी नजर से कहा, रास्ता दीजिए। उनकी हंसी और तेज हो गई। तभी पीछे से माधव की आवाज आई, कोई दिक्कत है? वह तेजी से वहां पहुंचा। दोनों आदमी उसे देखकर कुछ पल रुके, फिर बोले, हम तो बस मजाक कर रहे थे। माधव ने सख्त स्वर में कहा, ये गांव है, यहाँ बेटियों से मजाक नहीं होता। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि वे दोनों बिना कुछ कहे हट गए। गौरी के हाथ कांप रहे थे। माधव ने धीरे से पूछा, ठीक हो? गौरी ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर साफ था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं, इज्जत की भी है। रात को गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोगों ने कहा, अब मामला हाथ से निकल रहा है। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। मुखिया ने कहा, अगर बाहरी लोग हमारे गांव में आकर हमारी बेटियों को डराएंगे तो ये हम सबकी बेइज्जती है। कुछ लोग जो पहले चुप थे, अब बोले, सही कह रहे हो। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। मगर उसी रात एक और घटना हुई। गौरी के घर के बाहर पत्थर फेंका गया। खिड़की का शीशा टूट गया। माँ डरकर चिल्लाईं। पिता बाहर दौड़े, पर अंधेरे में कोई नहीं दिखा। ये साफ था, किसी को ये लड़ाई पसंद नहीं आ रही थी। गौरी का मन फिर कांप उठा। उसने पिता से कहा, अगर मेरे कारण आपको खतरा है तो मैं शहर चली जाऊंगी। पिता ने उसका हाथ पकड़ा, बेटी, भागने से सच छोटा नहीं हो जाता। उधर माधव के घर भी खबर पहुंची। उसकी माँ ने कहा, बेटा, संभल कर रहना, दुश्मनी पाल ली है। माधव ने शांत स्वर में कहा, अगर डरकर पीछे हट जाऊं तो प्यार का क्या मतलब? अगले दिन अदालत की दूसरी तारीख थी। इस बार दोनों पक्षों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। जज ने दोनों से फिर पूछा कि क्या कोई समझौता संभव है। शेखर ने कहा, अगर यह मेरे घर लौट आए तो सब खत्म। गौरी ने बिना झिझक कहा, मैं लौटकर अपनी इज्जत नहीं खोऊंगी। उसके शब्द छोटे थे, पर उनमें अडिग विश्वास था। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बाहर निकलते समय माहौल भारी था। शेखर की आंखों में अब गुस्से के साथ बदला भी था।
उसने अपने आदमी को इशारा किया। माधव ने ये देख लिया। उसे लगा जैसे तूफान अभी बाकी है। गांव लौटते समय आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी बेचैन हो। रात को बिजली कड़की और जोर की बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में गौरी खिड़की के पास खड़ी थी। उसे लगा जैसे हर बूंद उससे पूछ रही हो कितनी परीक्षा। और दूर कहीं माधव भी जाग रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटना। पर आने वाला दिन शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला था। हवा में डर, जिद और अनकहा खतरा तैर रहा था। सुबह जब बारिश थमी तो गांव की मिट्टी में गीली खुशबू फैल गई। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, पर लोगों के मन में जो डर था वह अब भी सूखा नहीं था। पिछली रात खिड़की पर फेंका गया पत्थर सबको याद था। गौरी की मां ने टूटा शीशा साफ करते हुए कहा, भगवान जाने ये सब कब रुकेगा। गौरी चुपचाप झाड़ू लगाती रही। उसके चेहरे पर डर की हल्की लकीर थी, पर आंखों में अब भी वही जिद थी। उसने खुद से कहा, अब पीछे नहीं जाना। उधर माधव सुबह सुबह ही गौरी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी। पिता बाहर आए। माधव ने कहा, मैं रात की बात सुन चुका हूँ, अब हमें सावधान रहना होगा। पिता ने गहरी सांस ली। हम लड़ाई नहीं चाहते, पर झुकेंगे भी नहीं। उसी दिन खबर आई कि अदालत का फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। गांव में फिर हलचल बढ़ गई। कुछ लोग कहते, अब जो होगा खुलकर होगा। कुछ कहते, फैसला चाहे जो हो, मामला यहीं खत्म नहीं होगा। दोपहर को वही अनजान लोग फिर गांव में दिखे। इस बार वे खुलेआम चौपाल पर बैठे थे। उनकी नजरें बार बार गौरी के घर की तरफ उठतीं। ये साफ था कि डर फैलाना उनका काम था। शाम को जब गौरी मंदिर गई तो कुछ औरतों ने उससे दूरी बना ली। एक बूढ़ी अम्मा ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, बेटी, सच की राह लंबी होती है। ये सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। उसी रात माधव ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। सबने तय किया कि अब से गौरी के घर के पास रात में पहरा रहेगा। गांव के कुछ जवान लड़के बारी बारी से बाहर बैठेंगे। ये बात जब फैली तो लोगों को थोड़ा साहस मिला। पहली बार लगा कि डर के सामने कोई खड़ा है। पर शेखर चुप नहीं बैठा था। शहर से लौटते समय उसने कुछ लोगों से कहा था, फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके शब्द अब हवा में घूम रहे थे। फैसले से एक दिन पहले गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। गौरी उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। माधव भी वहीं आया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर गौरी ने कहा, अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो। माधव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फैसला कागज पर होगा, हमारा फैसला तो दिल में है। उसकी आवाज धीमी थी, पर भरोसे से भरी। गौरी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को हिम्मत दी। अगले दिन सुबह सब शहर के लिए निकले। अदालत के बाहर भीड़ थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। जज ने लंबी बात के बाद फैसला सुनाया, गौरी को जबरदस्ती उसके पति के घर नहीं भेजा जाएगा। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक है। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। माधव की मुट्ठी भींची हुई थी, पर चेहरे पर सुकून था। मगर शेखर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने जाते जाते कहा, ये खत्म नहीं हुआ। गांव लौटते समय कुछ लोगों ने गौरी को बधाई दी, कुछ ने चुपचाप नजरें फेर लीं। पर अब माहौल पहले जैसा नहीं था। एक नई हवा चल पड़ी थी। गांव की कुछ लड़कियां पहली बार खुलकर बोली, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम भी खड़ी होंगी। ये सुनकर गौरी के मन में हल्की सी खुशी आई। लेकिन उसी रात, जब सब सो रहे थे, दूर कहीं आग की लपटें उठीं। माधव के खेत के कोने में किसी ने आग लगा दी थी। लोग दौड़े, पानी डाला, आग बुझाई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, पर संदेश साफ था, बदला शुरू हो चुका है। माधव राख को देखते हुए खड़ा था। गौरी उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, ये हमें डराना चाहते हैं। माधव ने शांत स्वर में जवाब दिया,
डरेंगे तो जीतेंगे वो। उसकी आंखों में आग की परछाई थी, पर मन में दृढ़ता और भी गहरी हो चुकी थी। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं रही थी, ये जिद बन चुकी थी सच को जिंदा रखने की। पर इस जिद की कीमत क्या होगी, यह अभी कोई नहीं जानता था। गांव की रात फिर भारी हो गई। हवा में धुआं था और आने वाले दिनों का अनकहा डर भी। माधव के खेत में लगी आग भले ही बुझ गई थी, पर उसकी लपटें गांव के मन में अब भी जल रही थीं। सुबह जब सूरज निकला तो खेत का एक कोना काला पड़ा था। जली हुई घास से धुआं अब भी हल्का हल्का उठ रहा था। गांव के लोग देखने आए। कोई अफसोस जताता, कोई चुपचाप सिर हिलाकर चला जाता। सब समझ रहे थे कि यह हादसा नहीं था, ये किसी की चेतावनी थी। माधव मिट्टी हाथ में लेकर खड़ा था। उसने कहा, फसल फिर उग जाएगी, पर अगर डर उग गया तो कुछ नहीं बचेगा। उसके शब्द सीधे थे, पर उनमें गहराई थी। गौरी भी वहां पहुंची। उसने जली जमीन को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह आग सिर्फ खेत में नहीं, उनकी जिंदगी में लगाई गई है। उसी दोपहर गांव के कुछ बुजुर्ग गौरी के घर आए। उन्होंने पिता से कहा, मामला बढ़ता जा रहा है। समझदारी इसी में है कि दोनों बच्चे कुछ दिन के लिए शहर चले जाएं। पिता चुप रहे। गौरी ने उनकी तरफ देखा। उसके मन में भी यही सवाल था, क्या भाग जाना ही ठीक है। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे फिर वही दो चेहरे मिले। हवा में थकान थी। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम चले जाएं तो। माधव ने उसकी ओर देखा। जाना आसान है, पर क्या फिर कभी लौट पाएंगे। गौरी चुप हो गई। उसके मन में घर, मिट्टी, माँ बाप सब घूम गए। उसी समय मास्टर जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी जंग जीतने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। ये भागना नहीं होता, समझदारी होती है। उनकी बात ने दोनों को सोच में डाल दिया। रात को गौरी ने माँ से कहा, अगर मैं कुछ दिन के लिए शहर चली जाऊं तो। माँ की आंखें भर आई। बेटी, जहाँ तू सुरक्षित रहे वही सही है। उधर माधव की माँ ने भी कहा, जान रहेगी तो सब रहेगा। अगले दिन सुबह ये खबर फैली कि माधव और गौरी शहर जाने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ को लगा जैसे कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन शेखर को जब ये बात पता चली तो वह और भड़क उठा। उसे लगा कि उसका डर काम कर रहा है। उसने अपने आदमी से कहा, जाने से पहले उन्हें सबक सिखा दो। ये बात धीरे धीरे गांव तक पहुंची। डर और बढ़ गया। उसी शाम जब गौरी आंगन में बैठी थी, एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने हाँफते हुए कहा, दीदी, माधव भैया को कुछ लोग खेत की तरफ घेर रहे हैं। ये सुनते ही गौरी के हाथ से लोटा गिर गया। वह बिना सोचे दौड़ पड़ी। रास्ते में लोग भी उसके पीछे भागे। खेत के पास पहुंचते ही उसने देखा, 3 आदमी माधव को घेर कर खड़े हैं। उनकी आंखों में धमकी थी। एक ने कहा, बहुत बहादुर बनते हो। माधव चुप था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। तभी गौरी भीड़ के साथ वहां पहुंची। उसने जोर से कहा, अगर हिम्मत है तो सामने बात करो। उसकी आवाज में ऐसा साहस था कि कुछ पल को सब रुक गए। गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। हालात पलट गए। वे तीनों आदमी पीछे हटने लगे। एक ने जाते जाते कहा, अभी तो शुरुआत है। मगर इस बार गांव चुप नहीं रहा। कुछ युवाओं ने साफ कह दिया, अगर बाहरी लोग फिर आए तो पुलिस में शिकायत होगी। ये सुनकर पहली बार लगा कि हवा बदल रही है। उस रात पूरे गांव में चर्चा थी। लोग कह रहे थे, अब बहुत हो गया। गौरी और माधव छत पर खड़े थे। दूर आसमान में तारे चमक रहे थे। गौरी ने कहा, लगता है ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं रही। माधव ने सिर हिलाया। जब सच के साथ लोग जुड़ते हैं तो डर कमजोर पड़ता है। लेकिन भीतर कहीं दोनों जानते थे कि खतरा अभी भी टला नहीं है। शेखर की जिद और अहंकार अब उसे अंधा कर चुके थे। वह हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शहर जाने का फैसला अब और जरूरी लगने लगा। अगले 2 दिन में जाने की तैयारी होने लगी। माँ ने गौरी के कपड़े बांधे। पिता ने कुछ पैसे दिए। माधव ने भी घर संभालने की बात कही। जाने से एक रात पहले दोनों फिर पीपल के पेड़ के नीचे मिले। हवा शांत थी,
जैसे सब कुछ थम गया हो। गौरी ने धीरे से कहा, क्या लौटेंगे कभी? माधव ने आसमान की ओर देखा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। दोनों कुछ देर चुप रहे। उनके बीच शब्द कम थे, पर भाव गहरे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला सफर कैसा होगा, पर इतना जरूर था, वे अब डरकर नहीं, सोचकर कदम उठा रहे थे। गांव की मिट्टी ने उन्हें मजबूत बनाया था, और शायद यही मजबूती आगे काम आने वाली थी। शहर जाने की सुबह आ गई। आसमान हल्का सा धुंधला था, जैसे गांव भी उन्हें जाते देख उदास हो। गौरी ने आंगन की मिट्टी को हाथ से छुआ, माथे से लगाया। माँ की आंखें लाल थीं। पिता ने बस इतना कहा, ध्यान रखना। माधव भी अपने घर से छोटा सा बस्ता लेकर निकला। उसकी माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा, जो भी करना, ईमान से करना। दोनों परिवारों की आंखों में चिंता थी, पर साथ ही उम्मीद भी। बस अड्डे तक पहुँचते पहुँचते कई गांव वाले भी साथ आ गए। कुछ ने चुपचाप हाथ हिलाया, कुछ ने आशीर्वाद दिया। पीपल का पेड़, नदी का किनारा, कच्ची गलियां, सब पीछे छूटते गए। बस चली तो गौरी ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान भी। वह जानती थी कि यह कदम डर से नहीं, अपने हक के लिए उठाया गया है। शहर पहुंचते ही सब कुछ अलग लगा। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भीड़ का शोर। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं था। यही बात थोड़ी राहत भी दे रही थी। माधव ने पहले से एक छोटे से कमरे का इंतजाम कर लिया था। कमरा साधारण था, एक खिड़की, एक पंखा और कोने में छोटा सा चूल्हा। लेकिन वो उनका अपना था। पहले दिन दोनों चुप रहे। नए शहर की थकान और पीछे छूटे गांव की यादें मन में घूमती रहीं। शाम को माधव ने कहा, यहाँ से नई शुरुआत करेंगे। गौरी ने सिर हिलाया, हाँ, पर अपनी मिट्टी को भूलेंगे नहीं। अगले दिन से संघर्ष शुरू हुआ। माधव ने काम की तलाश की। कई जगह गया, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने इंतजार करने को कहा। आखिर एक गोदाम में उसे काम मिल गया। मजदूरी थी, पर इज्जत से। गौरी ने पास के घरों में सिलाई का काम पूछना शुरू किया। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे मौका दिया। धीरे धीरे 2-3 घरों से काम मिलने लगा। दिन भर मेहनत, रात को थकान, पर उस थकान में संतोष था। यहाँ कोई ताना नहीं देता था, कोई नजरें नहीं चुभती थीं। कुछ दिन शांति से बीते। दोनों ने महसूस किया कि शहर की भीड़ में उनका दर्द छोटा लगने लगा है। एक रात गौरी ने कहा, अगर हम यहीं बस जाएं तो। माधव ने कहा, बसेंगे, पर अपने सच के साथ। मगर किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। एक दिन गोदाम में काम करते समय माधव ने देखा कि बाहर कोई उसे घूर रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह शाम को घर लौटा तो वही आदमी गली के मोड़ पर खड़ा था। चेहरा जाना पहचाना लगा, वही जो गांव में शेखर के साथ देखा था। माधव का दिल धक से रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से कमरे तक पहुंचा। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने धीरे से कहा, लगता है वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सुनते ही गौरी के हाथ कांप गए। उसे लगा था कि शहर में आकर सब शांत हो जाएगा, पर खतरा जैसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन भी वही आदमी दूर खड़ा दिखा। अब साफ हो गया कि शेखर ने उनका पता लगवा लिया है। डर फिर से लौट आया, पर इस बार दोनों पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। माधव ने गोदाम के मालिक को सब बताया। मालिक ने कहा, अगर कोई तंग करे तो पुलिस में शिकायत करेंगे। गौरी ने भी जिस अम्मा के यहाँ काम करती थी, उन्हें बताया। अम्मा ने सख्त स्वर में कहा, बेटी, शहर में कानून चलता है, डर नहीं। इन शब्दों से थोड़ा साहस मिला। उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों का दिल जोर से धड़का। माधव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने पूछा, तुम माधव हो? कुछ पल को दोनों घबरा गए। फिर उसने कहा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम किसी की पत्नी को बहला फुसला कर लाए हो। ये सुनकर गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया। शेखर ने फिर चाल चली थी। माधव ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास अदालत का फैसला है।
पुलिस वाले ने कागज देखा, फिर बोला, ठीक है, पर सावधान रहना। उसके जाने के बाद कमरे में लंबी खामोशी छा गई। शहर की शांति अब टूट चुकी थी। गौरी ने धीरे से कहा, वो हमें चैन से नहीं जीने देगा। माधव ने उसका हाथ पकड़ा, जब तक हम साथ हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर था। अंदर दो दिल फिर से नई परीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर इतना जरूर था, अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, साहस की भी बन चुकी थी। पुलिस वाले के जाने के बाद कमरे में देर तक सन्नाटा छाया रहा। बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर था, पर अंदर जैसे हवा भी धीरे चल रही थी। गौरी चारपाई के कोने पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने धीमे से कहा, वो हमें कहीं भी रहने नहीं देगा क्या? माधव खिड़की के पास खड़ा था। उसने बाहर अंधेरे में झांकते हुए जवाब दिया, डर फैलाना उसका आखिरी हथियार है, पर हम डरेंगे नहीं। उसके शब्द शांत थे, मगर भीतर हलचल थी। शहर आए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे और फिर से तूफान खड़ा हो गया था। अगले दिन माधव काम पर गया तो मन वहीं अटका रहा। हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई पीछे है। उसने गोदाम के मालिक से खुलकर बात की। मालिक ने कहा, अगर कोई आदमी इधर उधर घूमे तो सीधे बताना। यहाँ कानून है, जंगल नहीं। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। उधर गौरी भी अब सावधान रहने लगी थी। वो जिस गली से काम पर जाती, वहां पहले इधर उधर देख लेती। बूढ़ी अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सच्चे लोगों को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, मगर दरवाजा बंद करके। उनकी बात सुनकर गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी। शाम को जब माधव लौटा तो उसने देखा कि गली के मोड़ पर वही आदमी फिर खड़ा है। इस बार उसने सीधे उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। वो मुस्कान डरावनी थी। माधव का खून खौल उठा, पर उसने खुद को संभाला। घर पहुंचकर उसने सब बताया। गौरी ने दृढ़ आवाज में कहा, अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। उसी रात दोनों थाने गए। उन्होंने पूरी बात बताई। पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज की। अधिकारी ने कहा, अगर कोई पीछा करे या धमकाए तो तुरंत खबर देना। ये कदम छोटा था, पर जरूरी था। पहली बार उन्हें लगा कि वे सिर्फ भाग नहीं रहे, सामना भी कर रहे हैं। कुछ दिन शांति से बीते। वह आदमी दिखाई देना बंद हो गया। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। माधव सुबह काम पर जाता, गौरी सिलाई करती। रात को दोनों छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखते। गौरी ने एक रात कहा, गांव की रातें याद आती हैं। माधव ने मुस्कुराकर कहा, वहां तारे ज्यादा दिखते थे, यहाँ सपने। दोनों हंस पड़े, मगर खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक शाम जब गौरी काम से लौट रही थी, अचानक किसी ने उसका दुपट्टा खींचा। वो घबरा गई। पीछे मुड़ी तो वही आदमी खड़ा था। उसने धीरे से कहा, गांव से भागकर यहाँ आ गए, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज ठंडी थी। गौरी ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया। आसपास के लोग दौड़े। वह आदमी भाग गया। लोग पूछने लगे, क्या हुआ? गौरी ने पहली बार सबके सामने साफ कहा, कोई हमें परेशान कर रहा है। भीड़ में से एक युवक बोला, अगर फिर दिखे तो पकड़ लेंगे। ये सुनकर गौरी को लगा कि शहर में भी इंसानियत है। रात को माधव को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, अब बहुत हो गया। अगले दिन वह सीधे शेखर के शहर वाले पते पर गया, जो उसे पहले से मालूम था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने साफ कहा, हमारी जिंदगी से दूर रहो। शेखर बाहर आया। उसकी आंखों में जिद अब भी थी। उसने कहा, तुमने मेरा नाम मिटाया है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। माधव ने शांत स्वर में कहा, नाम इज्जत से बनता है, जबरदस्ती से नहीं। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। आसपास के लोग झांकने लगे। शायद शेखर को पहली बार लगा कि अब बात छुपी नहीं रही। वह बिना जवाब दिए अंदर चला गया। उस दिन के बाद कुछ दिन तक कोई हलचल नहीं हुई, जैसे तूफान थम गया हो। गौरी और माधव ने सोचा, शायद अब वो पीछे हट गया, मगर दिल के किसी कोने में डर अब भी था। एक रात जब दोनों खाना खाकर बैठे थे, अचानक फोन की घंटी बजी।
नंबर अनजान था। माधव ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जिंदगी से खेलना बंद करो, नहीं तो पछताओगे। फोन कट गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब साफ था ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस रूप बदल रही थी। बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी, पर उनके कमरे में छाया फिर गहरा गई थी। फिर भी इस बार दोनों के चेहरों पर सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा संकल्प भी था। चाहे जो हो, अब वे भागेंगे नहीं। उनका प्यार अब परीक्षा से गुजरते गुजरते और मजबूत हो चुका था। पर किस्मत अभी कौन सा मोड़ दिखाएगी, यह कोई नहीं जानता था। अनजान नंबर से आई धमकी के बाद रात जैसे लंबी हो गई। गौरी देर तक सो नहीं पाई। वह छत की ओर देखती रही। उसे लगा जैसे हर आहट किसी नए खतरे की खबर है। माधव ने उसका हाथ थामे रखा। उसने धीरे से कहा, डर को अगर हम दिल में जगह देंगे तो वो जीत जाएगा। गौरी ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। सुबह होते ही माधव फिर थाने गया। उसने फोन की बात बताई। पुलिस वाले ने नंबर नोट किया और कहा, हम पता लगाएंगे। जवाब सीधा था, पर भरोसा आधा अधूरा। शहर की जिंदगी वैसे ही चलती रही। लोग अपने काम में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि एक छोटे से कमरे में दो लोग अपने हक और प्यार को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उस दिन गौरी ने सिलाई करते हुए सोचा, क्या सच में ये सब कभी खत्म होगा? फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटी, सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। यही सोचकर उसने मन मजबूत किया। शाम को माधव काम से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी। उसने बताया कि गोदाम के बाहर फिर वही आदमी दिखाई दिया था, पर इस बार पुलिस की गाड़ी देखकर वह भाग गया। ये सुनकर गौरी ने कहा, लगता है शिकायत का असर हुआ है। दोनों के मन में थोड़ी राहत आई। पर उसी रात एक और घटना हुई। कमरे की खिड़की पर अचानक जोर से कुछ टकराया। दोनों घबरा गए। माधव ने बाहर झांका तो नीचे एक पत्थर पड़ा था। उसके साथ एक कागज बंधा था। कागज में लिखा था, आखिरी मौका है, अलग हो जाओ। गौरी का दिल धड़क उठा। उसने कागज फाड़ दिया। उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। माधव ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे यह वही गांव की गौरी नहीं रही, अब वह पहले से ज्यादा मजबूत है। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ डरते रहना काफी नहीं। वे खुलेआम शादी करेंगे, कानूनी तौर पर, सबके सामने, ताकि कोई उंगली न उठा सके। यह फैसला आसान नहीं था, पर दोनों को लगा कि यही सही जवाब है। उन्होंने तारीख तय की और जरूरी कागज जुटाने लगे। खबर धीरे धीरे फैली। कुछ लोगों ने बधाई दी, कुछ ने कहा, संभल कर रहना। शायद शेखर तक भी यह बात पहुंच गई। 2 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर शादी से एक दिन पहले, जब माधव बाजार से लौट रहा था, एक मोटरसाइकिल तेजी से उसके पास आकर रुकी। पीछे बैठे आदमी ने उसे धक्का दिया और फुसफुसाया, कल सूरज नहीं देखोगे। मोटरसाइकिल हवा की तरह निकल गई। माधव सड़क पर गिर पड़ा, पर उठ खड़ा हुआ। लोग इकट्ठा हुए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप घर लौट आया। कमरे में आते ही गौरी ने पूछा, क्या हुआ? उसके कपड़ों पर धूल देखकर वह समझ गई कि कुछ तो हुआ है। माधव ने सारी बात बता दी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर गौरी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अगर हमें डराना था तो वो पहले ही जीत जाते। अब नहीं। उसकी आवाज में आंसू थे, पर हिम्मत भी थी। रात लंबी थी। शादी की सुबह पास आ रही थी। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ खुशी का दिन नहीं, परीक्षा का भी दिन होगा। बाहर शहर की लाइटें धीरे धीरे बुझ रही थीं। अंदर 2 दिल जाग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कल का सूरज क्या लेकर आएगा, पर इतना तय था, वे अब छुपकर नहीं, खुलकर जीना चाहते थे। चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शादी की सुबह आ गई। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो जैसे कमरे में नई रोशनी भर गई। गौरी ने पीली साड़ी पहनी, जो माँ ने गांव से चलते समय दी थी। उसने उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। आज वही दिन था जब वह अपने फैसले को सबके सामने सच करने जा रही थी।
उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, पर चेहरे पर शांति थी। माधव ने साधारण सा कुर्ता पहना। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, आज से नई जिंदगी। दोनों ने मंदिर में सादी सी शादी का फैसला किया था, फिर कागज पर रजिस्टर भी कराना था। गोदाम के मालिक, बूढ़ी अम्मा और गली के 2-3 लोग गवाह बनने को तैयार थे। उन्हें लगा था कि सादगी में ही सुरक्षा है। जब वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो दिल की धड़कन तेज थी। हर आहट पर लगता कोई पीछा कर रहा है, पर चारों तरफ सामान्य हलचल थी। मंदिर में घंटी बजी, पंडित जी ने सरल मंत्र पढ़े। गौरी और माधव ने एक दूसरे के गले में फूलों की माला डाली। वो पल छोटा था, पर उनके लिए पूरी दुनिया जैसा था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। माधव ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। सबने ताली बजाई। वो पल जैसे लंबे अंधेरे के बाद पहली रोशनी था। शादी के बाद वे सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस गए। कागज पर हस्ताक्षर हुए। अब उनका रिश्ता कानून से भी जुड़ गया था। लौटते समय दोनों के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगा कि अब डर खत्म हो जाएगा, मगर किस्मत ने शायद अभी और परीक्षा रखी थी। शाम ढलने लगी। कमरे में छोटी सी मिठाई रखी थी। गौरी ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी शादी और मिठाई बस इतनी। माधव ने भी हंसते हुए जवाब दिया, खुशी दिल में बड़ी होनी चाहिए। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। माधव ने दरवाजा खोला। सामने शेखर खड़ा था। उसके साथ वही 2 आदमी भी थे। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। उसने अंदर कदम रखते हुए कहा, बहुत जल्दी थी शादी की। गौरी का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने साफ कहा, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ। ये सुनते ही शेखर का चेहरा तमतमा उठा। उसने जोर से कहा, मेरा नाम मिटाकर तुम चैन से जियोगे। कमरे में तनाव घना हो गया। माधव आगे आया, अब यह मेरी पत्नी है। यहाँ से चले जाओ। बात बढ़ी। शेखर ने धक्का दिया। हाथापाई होने लगी। बाहर गली में आवाज सुनकर लोग जमा होने लगे। तभी शेखर के साथ आए एक आदमी ने जेब से कुछ चमकता हुआ निकाला। पल भर को सब थम गया। गौरी चीख उठी, नहीं। धक्का मुक्की में माधव को चोट लगी। लोग दौड़े। शेखर और उसके साथी भागने लगे। गली में अफरा तफरी मच गई। माधव जमीन पर गिरा था। उसके माथे से खून बह रहा था। गौरी ने उसे गोद में लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा। लोग एम्बुलेंस बुलाने लगे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। बाहर बेंच पर बैठी गौरी की साड़ी खून से भीग चुकी थी। उसकी आंखें सूख गई थीं, पर आंसू अंदर ही अंदर बह रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, चोट गहरी है, पर जान को खतरा अभी टला नहीं है। ये सुनकर गौरी का दिल बैठ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या आज की खुशी इतनी छोटी थी? रात अस्पताल के गलियारे में बीती। हर बीप की आवाज पर उसका दिल धड़कता। उसे याद आया मंदिर का वह पल, जब उसने कहा था, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। क्या ये भरोसा टूट जाएगा? सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से आई। डॉक्टर फिर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अब हालत नाजुक है, हमें दुआ करनी होगी। गौरी के कानों में जैसे शोर बंद हो गया। वह बस माधव का नाम दोहराती रही। बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। शेखर की तलाश शुरू हो गई थी, पर उस समय गौरी के लिए दुनिया में सिर्फ एक चेहरा था, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा उसका पति। वो उसके हाथ को थामे बैठी रही। उसकी आवाज धीमी थी, तुमने कहा था हम साथ रहेंगे, उठो। कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी डोरी थी, जो कभी भी टूट सकती थी। अस्पताल की सफेद दीवारें जैसे गौरी को घूर रही थीं। मशीनों की आवाज लगातार चल रही थी। हर बीप उसके दिल पर चोट कर रही थी। माधव बेहोश था। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि चोट गहरी है और अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। गौरी उसके बिस्तर के पास बैठी रही।
उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। वह बार बार धीमे स्वर में कहती, तुमने कहा था हम साथ रहेंगे, अब यूं चुप मत रहो। उसकी आवाज में आंसू थे, पर वह टूटना नहीं चाहती थी। बाहर गली से आए लोग भी अस्पताल में थे। बूढ़ी अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी हिम्मत रखो। गोदाम के मालिक ने पुलिस से बात की। पुलिस ने बताया कि शेखर की तलाश चल रही है। शहर की गलियों में उसकी खोज शुरू हो चुकी थी, मगर उस समय इन बातों से गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी दुनिया उस बिस्तर तक सिमट गई थी। रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई। डॉक्टर फिर जांच करने आए। उन्होंने कुछ देर मशीनें देखीं, दवाइयां बदलीं और बाहर निकल गए। गौरी ने डॉक्टर को रोककर पूछा, क्या वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मंदिर की शादी, वह छोटी सी मिठाई और वह मुस्कान सब याद किया। क्या वह सब इतना छोटा था कि एक बार में टूट जाए? दोपहर के समय अचानक माधव की उंगलियां हल्की सी हिलीं। गौरी का दिल धड़क उठा। उसने झुककर कहा, मैं यहाँ हूँ। कुछ पल के लिए उसकी आंखें आधी खुलीं। उसने गौरी को देखा। होठों पर हल्की सी हरकत हुई। बहुत धीमी आवाज में बोला, डरना मत। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। डॉक्टर दौड़े आए। मशीनों की आवाज तेज हो गई। गौरी पीछे हट गई, पर उसकी नजरें बिस्तर से नहीं हटीं। कुछ मिनट ऐसे थे जैसे समय रुक गया हो। फिर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर इस बार शब्द और भारी थे। हमने पूरी कोशिश की। इतना सुनते ही गौरी के कानों में जैसे सब कुछ बंद हो गया। उसके हाथ सुन्ना पड़ गए। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर आवाज नहीं निकली। उसकी दुनिया एक पल में खाली हो गई थी। जिस हाथ को उसने थामा था, वह अब ठंडा हो चुका था। बाहर आसमान साफ था। सूरज वैसे ही चमक रहा था। शहर की भीड़ वैसे ही चल रही थी, पर गौरी के लिए सब रुक गया था। पुलिस ने बाद में खबर दी कि शेखर पकड़ा गया है। उस पर हमला करने का केस दर्ज हो गया। लोग कह रहे थे, उसे सजा मिलेगी, मगर क्या सजा उस खालीपन को भर सकती थी? गौरी अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठी रही। उसके हाथ में वह लाल चूड़ी थी जो शादी के समय पहनी थी। अब वो चूड़ी भी जैसे भारी लग रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उसे गले लगाया। गोदाम के मालिक की आंखें भी नम थीं। किसी के पास शब्द नहीं थे। शाम को माधव की देह गांव ले जाई गई। वही गांव जहां से वे सपनों के साथ निकले थे। रास्ते भर गौरी चुप रही। उसके मन में बस एक ही बात घूमती रही, हमने तो सिर्फ साथ जीने की चाह की थी। गांव में जब अर्थी पहुंची तो लोग सन रह गए। जिसने भी देखा, उसकी आंखें भर आईं। पीपल के पेड़ के नीचे से अर्थी गुजरी। वही पेड़ जहां दोनों ने कितने सपने देखे थे, आज वही पेड़ गवाह था एक टूटे सपने का। गौरी ने आखिरी बार माधव का चेहरा देखा। उसने धीरे से कहा, मैंने वादा किया था साथ चलने का, तुम आगे निकल गए। आग की लपटें उठीं। धुआं आसमान में गया। गांव की हवा भारी हो गई। उस दिन सूरज ढला तो जैसे गांव भी उदास था। गौरी की जिंदगी अब एक नई मोड़ पर थी। प्यार की कीमत उसने अपनी आंखों के सामने चुकाई थी। उसके हाथ में अब भी वो लाल चूड़ी थी, पर उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। दर्द गहरा था, मगर उसके अंदर कहीं एक चिंगारी अब भी थी, सच की, साहस की। पर उस चिंगारी की रोशनी में अब सिर्फ एक साया था, माधव की याद का। माधव की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। कोई कहता किस्मत का खेल था, कोई कहता लड़का जिद्दी था, तो कोई धीरे से ये भी कह देता कि प्यार का अंजाम ऐसा ही होता है। गौरी सब सुनती रही, पर अब उसके अंदर आंसू भी जैसे सूख गए थे। वह बस शांत हो गई थी। पीपल के पेड़ के नीचे जहां कभी वह और माधव बैठते थे, अब वह अकेली बैठी रहती। हवा चलती तो उसे लगता जैसे माधव की आवाज आ रही हो, डरना मत। यही दो शब्द अब उसके सहारे थे। शेखर के पकड़े जाने की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस उसे शहर से पकड़ कर लाई। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे,
कभी जो सिर ऊंचा करके चलता था आज झुका हुआ था। केस चलने लगा। गौरी को गवाही देने शहर जाना पड़ा। अदालत की बड़ी सी इमारत में कदम रखते हुए उसका दिल धड़क रहा था, पर इस बार डर से ज्यादा दृढ़ता थी। जज ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने साफ और सीधे शब्दों में सब बता दिया। उसकी आवाज कांपी नहीं, उसने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया, बस सच रखा। अदालत में सन्नाटा छा गया। शेखर की आंखें नीचे थीं। उस दिन गौरी ने महसूस किया कि वह अब वही मासूम लड़की नहीं रही जो पहले थी। दर्द ने उसे मजबूत बना दिया था। केस लंबा चलने वाला था, पर पहली सुनवाई के बाद ही साफ था कि शेखर के लिए राह आसान नहीं होगी। गांव लौटकर गौरी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह अब चुपचाप कोने में बैठकर जिंदगी नहीं काटेगी। उसने अपने घर के आंगन में छोटी सी सिलाई की दुकान खोल दी। धीरे धीरे गांव की औरतें आने लगीं। कोई कपड़ा लेकर आती, कोई अपने दुख सुनाने लगती। गौरी सबकी बातें सुनती, काम करती और धीरे से कहती, डर कर जीना बंद करो। लोग उसकी ओर नई नज़र से देखने लगे। अब वो सिर्फ एक दुखी विधवा नहीं थी, बल्कि हिम्मत की मिसाल बन रही थी। मगर रातें अब भी कठिन थीं। जब सब सो जाते, वह अकेले बैठकर उस लाल चूड़ी को देखती जो उसने संभाल कर रखी थी। कभी कभी उसे लगता माधव दरवाजे पर खड़ा है। वह चौंक कर उठती, पर सामने सन्नाटा होता। दर्द कम नहीं हुआ था, बस उसने उसे अपने भीतर जगह दे दी थी। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम चाहो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकती हो। तुम्हारी कहानी उन्हें साहस देगी। गौरी ने पहले सोचा, फिर हामी भर दी। अगले हफ्ते से उसने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उन्हें किताबों के साथ साथ यह भी सिखाती कि गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। कुछ महीनों में गांव की हवा बदलने लगी। लोग अब शेखर का नाम लेते हुए शर्म महसूस करते थे और गौरी का नाम लेते हुए गर्व। अदालत से खबर आई कि शेखर को सजा मिल गई है। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने खुशी नहीं मनाई, पर सबको लगा न्याय हुआ। गौरी ने जब ये खबर सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, देखो, सच जीत गया। पर जीत में भी खालीपन था। वह जानती थी कि कोई फैसला माधव को वापस नहीं ला सकता। फिर भी उसे सुकून था कि अन्याय को खुली छूट नहीं मिली। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। खेतों में फिर हरियाली आई। नदी फिर से बहने लगी। पीपल के पेड़ के नीचे अब बच्चे खेलते थे। कभी कभी गौरी वहां खड़ी होकर मुस्कुरा देती। उसे लगता जैसे माधव कहीं पास ही है, हवा में, मिट्टी में। उसने अपने दुख को बोझ नहीं, ताकत बना लिया था। मगर उसके दिल के एक कोने में वह प्यार अब भी जिंदा था, अधूरा पर सच्चा। उसकी कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं रही थी, वह पूरे गांव की सीख बन चुकी थी। और उस सीख में दर्द भी था और रोशनी भी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मौसम बदला, खेतों में फिर से हरियाली आई, नदी का पानी फिर से साफ बहने लगा। गांव की जिंदगी अपनी चाल से चल रही थी, पर गौरी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने दुख को अपने अंदर गहरा दबा लिया था। चेहरे पर शांति थी, पर दिल में यादों का समंदर। स्कूल में बच्चे अब उसे गौरी दीदी कहकर बुलाते थे। जब वह उन्हें पढ़ाती, तो उसकी आवाज में अपनापन होता। वह अक्षर सिखाते सिखाते जीवन की बातें भी सिखा देती। सच से मत डरना, गलत को गलत कहना सीखो। बच्चे मासूम आंखों से उसे देखते, जैसे वह कोई कहानी की रानी हो। सिलाई की दुकान भी अब चल निकली थी। औरतें उसके पास सिर्फ कपड़े नहीं, अपने मन की बातें भी लेकर आतीं। कोई पति की शराब की आदत से परेशान, कोई बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित। गौरी सबकी बात सुनती, धीरे से समझाती। लोग कहते, इसमें अब अजीब सी ताकत आ गई है। मगर रातें अब भी उसकी अपनी थीं, लंबी और चुप। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। गौरी अकेले बैठी थी। उसने संदूक से वो लाल चूड़ी निकाली। उसे हाथ में पहनकर आईने में खुद को देखा। आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है।
उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे माधव खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। वह बोला, रोना बंद करो, तुम कमजोर नहीं हो। गौरी चौंककर उठ बैठी, दिल तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की खोली, बाहर बारिश थम चुकी थी। उसे लगा जैसे हवा में सचमुच उसकी आवाज घुली हो। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के गांव की एक लड़की अपने घरवालों के डर से भागना चाहती थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। गौरी ने उस लड़की को बुलाया। उसने प्यार से पूछा, क्यों भागना चाहती हो? लड़की रो पड़ी, बोली, डर लगता है, कोई समझता नहीं। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, भागने से नहीं, सच बोलने से रास्ता निकलता है। उसने लड़की के घरवालों से बात की, बहुत समझाया। धीरे धीरे मामला शांत हो गया। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने कहा, अगर पहले भी कोई समझाता तो शायद यह अधूरा वाक्य सबके दिल में चुभ गया। शाम को गौरी पीपल के पेड़ के नीचे गई। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल हो गया था। उसने मन ही मन कहा, देखो, आज एक घर टूटने से बच गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सुकून भी था। मगर किस्मत अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसी रात एक खबर आई कि शहर की जेल में शेखर ने झगड़ा किया है। वह अंदर भी गुस्से से भरा हुआ है। कुछ लोग डर गए कि कहीं वह फिर बाहर आकर बदला न ले। ये खबर सुनकर गांव में फिर हलचल हुई। गौरी के पास लोग आए और बोले, तुम संभल कर रहना। उसने बस इतना कहा, अब मैं डर कर नहीं जीती। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें सच्चाई थी। उसने अपने घर की दीवार पर एक छोटा सा दीपक जलाया। वह दीपक हर शाम जलने लगा। लोग कहते, ये किस लिए? वह मुस्कुराकर कहती, याद के लिए और हिम्मत के लिए। धीरे धीरे वह दीपक पूरे गांव के लिए एक निशान बन गया, ये कि दर्द के बाद भी रोशनी जलाई जा सकती है। रात को जब सब सो जाते, हवा धीरे से बहती। गौरी को लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। शायद ये उसका वह अधूरा प्यार था, जो अब भी उसके साथ था। उसने जीना सीख लिया था, पर भूलना नहीं। उसके दिल में माधव की याद अब आंसू नहीं, एक ताकत बन चुकी थी। मगर कहानी की राह अभी बाकी थी। दर्द का आखिरी मोड़ अभी सामने आना था, जहां याद और हकीकत एक बार फिर आमने सामने खड़े होने वाले थे। गांव की हवा अब पहले जैसी शांत दिखती थी, पर भीतर कहीं हल्की सी घबराहट अब भी तैर रही थी। जेल में शेखर के झगड़े की खबर ने सबको याद दिला दिया था कि कुछ जख्म पूरी तरह भरते नहीं, बस ऊपर से सूख जाते हैं। गौरी ने खुद को मजबूत दिखाया, पर सच ये था कि जब भी कोई अनजान कदमों की आहट सुनाई देती, उसका दिल एक पल को ठहर जाता। फिर वो खुद को समझाती, डर को जितना खिलाओगे, वह उतना बढ़ेगा। उसने अपने काम में खुद को और ज्यादा डुबो दिया। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी। पास के गांव से भी कुछ बच्चे आने लगे। लोग कहते, गौरी दीदी पढ़ाती नहीं, जीना सिखाती हैं। वह मुस्कुरा देती, पर भीतर कहीं एक खाली कोना हमेशा रहता। एक दिन दोपहर को जब वह सिलाई कर रही थी, डाकिया आया। उसने एक कागज थमाया। वह शहर की अदालत से नोटिस था। शेखर ने अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अर्जी दी थी। ये पढ़ते ही गौरी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कागज मोड़ा और चुपचाप रख दिया। शाम को वह पीपल के पेड़ के नीचे गई। हवा धीमी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या अभी और बाकी है? उसके मन में थकान थी, पर हार नहीं। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सुनवाई जल्द होने वाली है। गांव के लोग फिर उसके पास आए। कोई बोला, अगर वो छूट गया तो? ये सवाल हवा में तैर गया। गौरी ने धीरे से कहा, सच फिर भी सच रहेगा। पर रात को वह देर तक जागती रही। उसे वह दिन याद आया, मंदिर, छोटी सी मिठाई, दरवाजे की दस्तक और फिर अस्पताल की ठंडी दीवारें। यादें कभी कभी चुभती नहीं, काटने लगती हैं। सुनवाई के दिन वह फिर शहर गई। अदालत में भीड़ थी। शेखर को लाया गया। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, पर आंखों में अब भी एक अजीब जिद थी। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी। काफी देर तक बहस चली। अंत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
यानी अभी और इंतजार। लौटते समय बस की खिड़की से बाहर देखते हुए गौरी ने खेतों को गुजरते देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही है, चलती रहती है, चाहे दिल कितना भी भारी क्यों ना हो। उसी रात गांव में एक और घटना हुई। स्कूल से लौटती एक बच्ची को कुछ लड़कों ने रास्ते में छेड़ दिया। बच्ची रोती हुई गौरी के पास आई। ये सुनते ही गौरी का खून खौल उठा। उसने तुरंत पंचायत बुलवाई। सबके सामने उन लड़कों से सवाल किया। पहले तो वे हंसते रहे, पर जब गांव के बुजुर्ग खड़े हुए तो उनकी हंसी गायब हो गई। गौरी ने साफ कहा, आज छोटी बात समझकर छोड़ देंगे तो कल बड़ा हादसा होगा। उसकी आवाज में आग थी। पंचायत ने सख्त फैसला लिया। उस दिन गांव ने देखा कि वह सिर्फ अपने दुख की कहानी नहीं, पूरे गांव की ढाल बन चुकी है। रात को वह थकी हुई घर लौटी, दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब डर से ज्यादा जिम्मेदारी है। पर जिम्मेदारी भी बोझ बन सकती है अगर दिल थक जाए। कुछ दिन बाद अदालत का फैसला आया। शेखर की अपील खारिज कर दी गई। उसकी सजा बरकरार रही। ये खबर सुनकर गांव में राहत की सांस ली गई। गौरी ने आंखें बंद की। उसके होठों पर हल्की सी फुसफुसाहट आई, अब शायद शांति मिले। मगर उसी शाम अचानक खबर आई कि जेल में झगड़े के दौरान शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालत नाजुक है। ये सुनकर सब चौंक गए। गौरी कुछ पल चुप रही। उसके मन में नफरत नहीं, बस एक अजीब सा खालीपन था। उसने सोचा अगर उस दिन उसने ये रास्ता न चुना होता। रात गहरी थी। आसमान में चांद आधा था। गौरी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रही। उसने महसूस किया कि कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही है। दर्द ने उसे तोड़ा भी था, गड़ा भी था। अब जो आने वाला था वह शायद सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह अभी पूरी तरह उजली भी नहीं हुई थी कि गांव में खबर फैल गई, जेल में लगी आग और झगड़े के बीच शेखर की मौत हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला यह ऊपर वाले का न्याय है, कोई बोला ये किस्मत का खेल। गौरी ने जब ये सुना तो वह कुछ पल शांत खड़ी रही। उसके भीतर न खुशी थी न गुस्सा, बस एक लंबी सांस निकली। उसने आसमान की ओर देखा। मन में एक ही बात आई, सब खत्म हो गया। मगर क्या सच में सब खत्म हो गया था? दर्द की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सिर्फ एक खबर से सूख नहीं सकती थीं। उसी दिन दोपहर को गौरी अकेले नदी किनारे चली गई। वही नदी जहां कभी वह और माधव साथ बैठे थे। पानी शांत था, हवा हल्की थी। उसने अपने हाथ में वह लाल चूड़ी पकड़ी हुई थी। वर्षों से उसने उसे संभाल कर रखा था। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। उसने धीरे से कहा, देखो, जिसने हमसे सब छीना था वह भी चला गया, पर तुम तो पहले ही चले गए थे। उसके शब्द हवा में घुल गए। उसे लगा जैसे दिल के अंदर जमा हुआ बोझ आज बाहर आना चाहता है। पिछले महीनों में वह सबके लिए मजबूत बनी रही, पर आज वह सिर्फ एक लड़की थी जिसने अपना प्यार खो दिया था। अचानक उसे चक्कर सा आया। शायद थकान, शायद भूख, शायद सालों का दबा हुआ दुख। वह संभल नहीं पाए और नदी किनारे गिर पड़ी। पास ही खेत में काम कर रहे लोगों ने उसे देखा और दौड़े। उसे घर लाया गया, वैद्य बुलाया गया। सब चिंतित थे। वैद्य ने कहा, शरीर से ज्यादा मन थक गया है। कई दिन तक वह बिस्तर पर रही। बुखार आता जाता रहा। स्कूल बंद रहा, सिलाई की दुकान भी। गांव की औरतें बारी बारी से उसकी देखभाल करतीं। बच्चे घर के बाहर बैठकर दुआ करते। एक रात जब सब सो गए थे, गौरी की आंख खुली। कमरा शांत था, दीपक धीमे जल रहा था। उसने महसूस किया जैसे कोई पास बैठा है। उसने आंखें आधी खोली। उसे लगा जैसे माधव सामने खड़ा है, वैसा ही जैसा पहले था, सीधा, सादा, मुस्कुराता हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, पर हवा खाली थी। फिर भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत धीमे कहा, अब थक गई हूँ। अगली सुबह जब बूढ़ी अम्मा कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि गौरी शांत पड़ी है। चेहरा बिल्कुल स्थिर, जैसे गहरी नींद में हो। पर इस बार वह नींद अलग थी। गांव में सन्नाटा छा गया।
खबर फैलते ही सबके कदम उसके घर की ओर बढ़े। बच्चों की आंखों में आंसू थे। औरतें रो रही थीं। पीपल का पेड़ जैसे और झुक गया हो। उस दिन गांव ने दूसरी बार एक चिता देखी। पहले माधव गया था, आज गौरी। लोग कहते थे उनका प्यार अधूरा रह गया, पर शायद अधूरा वही होता है जिसे कोई समझ न पाए। जब गौरी की अर्थी उठी तो आसमान पर हल्के बादल थे। हवा में अजीब सी शांति थी। नदी किनारे जहां माधव की राख बिखरी थी, वहीं गौरी की चिता भी जली। आग की लपटें उठीं, धुआं आसमान में गया। ऐसा लगा जैसे दो धुएं की लकीरें कहीं ऊपर मिल रही हों। गांव के लोगों ने उस दिन एक बात समझी, प्यार कमजोर नहीं बनाता, प्यार इंसान को सच्चा बनाता है। पर समाज की जिद और नफरत उसे तोड़ सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक छोटा सा पत्थर रखा गया। उस पर दो नाम लिखे गए, माधव और गौरी। बच्चे जब वहां से गुजरते तो सिर झुका लेते। औरतें वहां दीपक जलाती। लोग कहते, इन दोनों ने हमें सिखाया कि सच के साथ खड़े रहना क्या होता है। समय फिर आगे बढ़ेगा, खेतों में फिर फसल आएगी, नदी फिर बहेगी, पर उस गांव की मिट्टी में दो कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। एक लड़के की जो सपने लेकर निकला था, और एक लड़की की जिसने दर्द को ताकत बना दिया। उनका अंत दुखद था, पर उनका प्यार झूठा नहीं था। शायद यही उनकी सच्ची जीत थी।